तो बच्चों हम लोग ने ये तो पढ़ लिया था कि ट्रेडिशनल अप्रोच इज केविएट एम्पटर एंड मॉडर्न अप्रोच इज केविएट वेंडिटर। कंज्यूमर्स व्यू पॉइंट से जो भी इंपॉर्टेंस है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का, वी हैव डन दिस ऑल्सो। बिजनेस के व्यू पॉइंट से जो है ये भी हम कर चुके हैं, करेक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, वी हैव डन दिस। कंज्यूमर कौन होता है ये भी आपको बता दिया, टर्म्स एंड डेफिनेशंस वी हैव ऑलरेडी डन चिल्ड्रन, व्हाट इट। चलिए, कंप्लेन कौन फाइल कर सकता है ये भी हम कर चुके हैं शायद। आप खुद कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, कोई ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स फाइल कर सकते हैं, आपके बिहाफ पे भी कोई कंप्लेन फाइल कर सकता है। और सबसे आसान है, आप अपने एडवोकेट के पास चले जाइए, वो सारा काम कर देगा। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज चिल्ड्रन अगेंस्ट हुम कंप्लेन कैन बी फाइल्ड। अब ये टॉपिक आपकी टेक्स्ट बुक में शायद बहुत क्लियरली दिया नहीं होगा। तो एनीबडी हु इज क्लासिफाइड एज अ सेलर और एज अ सर्विस प्रोवाइडर, आप उसके खिलाफ केस कर सकते हैं। इट कुड बी द सेलर इन टर्म्स ऑफ द ट्रेडर ऑल्सो, जो सामान बेच रहा है। मैन्युफैक्चरर हो सकता है, अलग नाम से आप डीलर ऑफ डिफेक्टिव गुड्स भी बोल सकते हैं उसको। सर ये कौन होता है? सेकंड हैंड शॉप्स होती हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कैशिफाई का। यहाँ पे सेकंड हैंड मोबाइल्स वगैरह आपको मिलते हैं। और एक ग्रीन स्टोर करके स्टोर है कानपुर में, एक बार मैं गया था, वो जेड स्क्वायर मॉल था, वहां पे करके था। पुराने लैपटॉप सब पुराना ही बिकता है वहां पे। तो यहाँ पे भी अगर आपने कोई प्रोडक्ट लिया और जो चीज बताई गई थी वो आपको नहीं दी, बोला गया कि कंप्यूटर इज इक्विप्ड विद i7 प्रोसेसर, और आपने जब बाद में चेक किया तो i3 प्रोसेसर ही था उसके अंदर, तो यहाँ पे भी आप इसको स्यू कर सकते हैं। फंडामेंटल इज अंडरस्टूड वेल। देयर आफ्टर डिफेक्ट का क्या मतलब होता है ये आपको बता चुका हूं मैं। डेफिशिएंसी का क्या मतलब है ये आप बता पढ़ चुके हैं। आते हैं सीधे बच्चों अपने आज के नए टॉपिक पे, दैट इज रिड्रेसल एजेंसीज अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स। डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल फोरम, ये तो आप मेरे मुंह से 100 बार सुन चुके हैं। बट इनके जो आगे के पॉइंट्स हैं कि भाई क्या फीस लगती है, कौन डिसाइड करता है केस, क्या एक्शन लिया जाएगा, ये हर बुक में ठीक से लिखा नहीं है। तो इसको प्लीज बहुत ध्यान से समझेंगे लोग। आईएससी में रेफरेंस बुक ज्यादा चलती है तो उसमें जरूर लिखा होगा। सो वी हैव अ 3-tier मशीनरी चिल्ड्रन। व्हाट? 3-tier। टीयर मतलब TYRE नहीं चिल्ड्रन, 3 स्टेजेस। कितनी स्टेजेस? 3 स्टेजेस। तो अगर आपका जो क्लेम है वो 1 करोड़ रुपए के अंदर है, यू विल कंप्लेन टू द डिस्ट्रिक्ट फोरम। सर ये होता कहां पे है? भाई आजकल तो हर चीज ऑनलाइन हो गई है, तो डिस्ट्रिक्ट फोरम भी आपको कंज्यूमर फोरम की साइट पे जाइए, गूगल पे टाइप करिएगा, मिल जाएगा। एल्स आपके शहर में लोअर कोर्ट होगा, ट्रिब्यूनल, कचहरी जिसको बोलते हैं। जैसे प्रयागराज सिटी में नियर कटरा एरिया है, तो वहां पे आप जाएंगे तो आपको डिस्ट्रिक्ट फोरम का ऑफिस मिल जाएगा। इज दैट अंडरस्टूड वेल? बट अगर आपका केस 1 करोड़ रुपए से ऊपर का है बट अप टू 10 करोड़ है, तो आप कहां जाएंगे? स्टेट कमीशन में। जनरली स्टेट कमीशन के ऑफिस, जनरली मैं बोल रहा हूं, जरूरी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं लिखा, स्टेट कैपिटल में लोकेटेड होते हैं। तो यूपी के केस में स्टेट कमीशन का ऑफिस आपको लखनऊ में मिल सकता है, बट हर जगह ऐसा जरूरी नहीं है। लाइक ब्रिटिशर्स के टाइम पे द आइडियोलॉजी केम कि प्रयागराज इलाहाबाद सिटी को कैपिटल सिटी बनाया जाए, इसलिए काफी गवर्नमेंट ऑफिसर्स, इवन हाईकोर्ट यहाँ पे तब से चल रहा है। बट रियलिटी में वो कैपिटल सिटी कभी बन ही नहीं पाई। क्यों नहीं बन पाई? यहाँ हनुमान जी आके लेट गए, लोग हनुमान जी को थका दिए, तो लोग समझ गए कितने इनएफिशिएंट टाइप के लोग हैं शहर में। समझ में आ गया? तो अगर आपकी अपील, आपका केस डिस्ट्रिक्ट फोरम से अगेंस्ट में जा चुका है, सेलर के फेवर में चला गया, तो आप केस करेंगे स्टेट कमीशन में। बट अगर कंज्यूमर के फेवर में आ गया और सेलर के अगेंस्ट चला गया, तो कौन जाएगा स्टेट कमीशन में? सेलर जाएगा। तो भाई अगले हायर कोर्ट पे जो भी इंसान जाता है उसको बोलते हैं कि वो क्या करने गया है? अपील करने गया है। क्या करने गया है? अपील करने। गॉट इट क्लियर? मतलब रिपीट रिक्वेस्ट कि मेरे साथ गलत हुआ है, मेरी बात फिर से सुनी जाए, तो यू कैन गो टू द स्टेट कमीशन। तो याद रखिएगा, स्टेट कमीशन में अपना केस ले जाने के 2 तरीके हैं। पॉइंट नंबर 1, इफ द अमाउंट ऑफ क्लेम इज मोर देन 1 करोड़ बट लेस देन 10 करोड़, डायरेक्टली आप कहां पे केस देंगे? स्टेट कमीशन में। या आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में अगर हार गए तो आप स्टेट कमीशन जा सकते हैं। आप हार गए मतलब आप कंज्यूमर भी हो सकते हैं और आप सेलर भी हो सकते हैं। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? अब मान लीजिए कि भाई स्टेट कमीशन में सेलर के फेवर में कंज्यूमर के अगेंस्ट ऑर्डर आ गया, या कंज्यूमर के फेवर में सेलर के अगेंस्ट ऑर्डर आ गया, तो इस कंडीशन में कहां जाएंगे? नेशनल कमीशन में। या
अमाउंट इज मोर देन 10 करोड़। तो डायरेक्टली अगर जाना चाहते हैं तो अमाउंट 10 करोड़ से ज्यादा का होना चाहिए। एल्स स्टेट कमीशन में जो पार्टी अग्रीव्ड है, नॉट सेटिस्फाइड है, दे विल गो वेयर चिल्ड्रन? नेशनल कमीशन। कितनी कहानी समझ में आ गई? अंजलि जी, नकीबा जी, तुषार जी, वान्या जी, समझ गए? यस सर। यस सर। चलिए आगे। यस सर। नेक्स्ट। अब बात आती है सर कितने दिन के अंदर जा सकते हैं? 10 साल बाद? नहीं 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 नहीं, द ड्यूरेशन इज 30 डेज। अगर 30 दिन के अंदर आपने हायर कोर्ट में अपील नहीं की, देर आर सर्टन कंडीशंस जो 90 डेज, कुछ कंडीशंस में 2 साल, कुछ कंडीशन में 3 साल तक आप केस को रिफाइल कर सकते हैं। मैं नहीं बोल रहा, इट इज सेड बाय लॉ ऑफ लिमिटेशंस एक्ट। हर चीज का टाइम ड्यूरेशन बाउंड चल रहा है। तो एज पर लॉ ऑफ लिमिटेशंस एक्ट हायर कोर्ट में अपील करने की डेट भी दी गई है। तो अगर आप डिस्ट्रिक्ट फोरम से नॉट सेटिस्फाइड हैं, 30 डेज में कहां अपील कर सकते हैं? स्टेट। स्टेट कमीशन से नॉट सेटिस्फाइड है, नेशनल कमीशन में कितने दिन में अपील कर सकते हैं? 30 डेज। अगर नेशनल फोरम से नॉट सेटिस्फाइड है, यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इससे ऊपर तो भाई ऊपर वाले का घर है, वहां जाइएगा तो समझ लीजिएगा खोपड़े में बात गई। तो बच्चों, नेशनल फोरम जो होता है हमारी कंट्री में, इट इज इक्विवेलेंट टू हाई कोर्ट। आई रिपीट चिल्ड्रन, इट इज इक्विवेलेंट टू हाई कोर्ट। किताबों में लिखा भी हुआ है और आप सेंस भी कर लेंगे। नेशनल फोरम का सताया हुआ कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में तो हाई कोर्ट के सताए हुए भी जाते हैं। मतलब इन दोनों का जो ज्यूरिसडिक्शन है वो एकदम सेम है। ज्यूरिसडिक्शन मतलब आप बोल सकते हैं ऑर्डर या केस सुनने की जो स्कोप होती है, वो बेसिकली लिमिट्स बोल सकते हैं आसान भाषा में। खोपड़े में बात गई चलन। तो प्लीज राइट दिस लॉ ऑफ लिमिटेशंस एक्ट, और ये 3 टियर को जरूर टिक कर लें बच्चों। कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए प्लीज। यस सर। तो चले आगे बच्चों, यहां बात समझ में आ गई। चलते हैं आगे। ये थोड़ा सा डेटा क्रॉस चेक करना पड़ेगा रियल कानून से, बिकॉज मैं इसको एडिट नहीं कर पाया था। तो ये 1986 के हिसाब से तो सही है, और मैंने एनसीईआरटी में देखा उसमें ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। बट आई एम सुपर श्योर ये वैल्यू जरूर बढ़ी होंगी। तो मैं एक बार कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का कानून देखकर बता दूंगा कि क्या वैल्यू आ गई है चिल्ड्रन। डिस्ट्रिक्ट कमीशन में इट इज, डिस्ट्रिक्ट फोरम में देयर इज नो फीस, बट स्टेट और नेशनल में फीस है चिल्ड्रन। अगर अपील आप करते हैं इसलिए क्योंकि आप डिस्ट्रिक्ट में सताए गए थे, 50% ऑफ द अमाउंट पेबल ऑफ सच ऑर्डर। मतलब सर, अगर 5 लाख रुपए का केस है तो पहले आप 2.5 लाख रुपए जमा करें अपने आप को सही साबित करने के लिए कि आप फेक केस फाइल नहीं कर रहे हैं। और अगर आपके फेवर में डिसीजन आ गया बच्चों, तो ये पैसा आपको वापस मिल जाएगा। जैसे स्क्रूटनी का सिस्टम होता है रीचेकिंग का, अगर गलती पकड़ी गई तो बोर्ड वाले आपका पैसा वापस कर देते हैं। इज दैट क्लियर? और 25,000 विच एवर इज लेस। तो अगर मैं 1 करोड़ रुपए का क्या 90 लाख का केस कर रहा हूं मैकडॉनल्ड्स के ऊपर, क्योंकि उन्होंने जो बर्गर दिया उसके अंदर कॉकरोच आ गया, कह रहे हैं अच्छा तो है, कॉकरोच पकड़ना इतना मुश्किल का काम है, चिकन पकड़ना तो आसान है, आपको तो खुश होना चाहिए, हम मैकालू टिक्की के पैसे में कॉकरोच खिला रहे हैं आपको। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा। मैंने 90 लाख का केस उनके ऊपर फाइल किया। 90 लाख का हाफ कितना होता है चिल्ड्रन? 45 लाख। अब 45 लाख औकात है मेरी जमा कराने की, तो वो कहेंगे कोई बात नहीं, आप 25,000 जमा कराइए। तो एक्चुअल अमाउंट का आधा या 25,000 दोनों में से जो कम होगा। बट अगर आप सताए हुए नहीं है पिछले कोर्ट से और डायरेक्ट केस फाइल कर रहे हैं, तो उस केस में कोई फीस फर्स्ट टाइम नहीं लगेगी। सेकंड टाइम अगर है तो फिर इसी तरह से फीस वहां पे भी लगती है। समझ में आ गया? क्योंकि सेकंड टाइम ये माना जाएगा आप बहुत चतुर टाइप के आदमी हैं, आपको सिर्फ सेलर्स को परेशान कर करके पैसा लेने में मजा आता है। समझ में आ गया? तो रियलिटी में बच्चों अगर 1 करोड़ की बात करें तो उसका आधा तो 50 लाख हो गया, कोई जमा कराएगा 50 लाख। बट पुराने कानून के हिसाब से लिमिट लिखी गई है, वहां पे ये लिमिट 20 लाख से 1 करोड़ थी। तो भाई 25 लाख का केस है तो 10-12 लाख समझ में आता है। तो रियलिटी में इट इज 25, बाकी मैं क्रॉस चेक करके आपको बता दूंगा। सेम यहां पे भी है बच्चों, बस 25,000 हैज बिकम हाउ मच? 35,000। इज दैट क्लियर? और अगर आप पास पैसा नहीं है तो आपका फंडामेंटल राइट है फ्री लीगल एड लेने का, तो आप उसके थ्रू जाएंगे तो ये पैसा भी माफ हो जाएगा। समझ गए बात को?
क्वेरीज एनीबॉडी चिल्ड्रन? चलिए, कौन बैठता है हमारे सबसे पहले टीयर में, दैट इज डिस्ट्रिक्ट फोरम में चिल्ड्रन? ध्यान से सुनिएगा, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन एंड नेशनल फोरम। खोपड़े में बात गई। यहां पे मिलेंगे आपको एक प्रेसिडेंट साहब, मुर्मू जी नहीं, जो डिस्ट्रिक्ट जज की हैसियत रखते हो। डिस्ट्रिक्ट जज कौन होता है सर? जो हमारे लोअर कोर्ट में, जिसे आप ट्रिब्यूनल या हिंदी में कचहरी बोलते हैं। क्वालिफिकेशन इज अ पर्सन शुड हैव क्वालिफाइड पीसीएस जे एग्जाम, तो डायरेक्ट भर्ती होती है, या आपके पास मिनिमम 10 इयर्स का एक्सपीरियंस हो एडवोकेट का, फिर आपका नाम कंसिडर किया जा सकता है। गारंटी नहीं है कि हर 10 साल वाले वकील को डिस्ट्रिक्ट जज बना दिया जाएगा। ओके, मिनिमम 2 मेंबर्स इनके अलावा होंगे, जिसमें से 1 हैज टू बी विमेन। इसके 2 रीजंस हैं। पहला, विमेन एम्पावरमेंट आप जानते हैं। दूसरा, विमेन से रिलेटेड कुछ केसेस आ गए। मान लीजिए कि कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट खरीदा गया, माथे में सिंदूर लगाया और पता लगा माथा ही छिदा गया, यहां से कट गया। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो भाई रिएक्ट कर गया, तो इन दैट केस एक औरत का दर्द एक औरत ही समझ सकती है। बट हमारे देश में होता उल्टा है, एक औरत ही दूसरी औरत को फंसा देती है। 333 वाले लड़के दोस्त हो जाएंगे हमेशा, फाइट करेंगे। हमारा 90 आया है, बट 299 वाली सहेलियां कभी सहेली हो ही नहीं सकती है। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? अगर मेरी बात पे भरोसा ना हो, मेरे पास बहुत एक्सपीरियंसेस हैं, मैंने आपको बताए भी हुए हैं, और गर्ल स्टूडेंट तो खुद ही देख सकती हैं। अच्छा, इसका 98 आ गया हो, मेरा 92 है। मेरी कॉपीज पढ़ी थी सर ये, और लड़के 35 आ गए। अरे बाप रे बाप, क्लाउड 9। 2 का 33, 1 का 35। अब 35 वाला आज कैंटीन में पार्टी देगा। समझ में आ गई बात? चलिए, इन केस ऑफ डिस्ट्रिक्ट सॉरी स्टेट कमीशन, प्रेसिडेंट, बट यहां पे हैसियत क्या होनी चाहिए बच्चों? हाईकोर्ट जज। और कोई भी इंसान पीसीएस जे क्वालिफाई करने के बाद हाईकोर्ट जज ना बनने वाला इंडिया में। तो इसके लिए 10 साल आपने हाईकोर्ट में प्रैक्टिस की हो, एंड या तो पारिवारिक साठ गांठ हो, आपकी सेटिंग हो कुछ। तो इंडिया में है 700-800 फैमिलीज जिनके लोग हमेशा जज बनते रहते हैं, दूसरों को एंट्रियां मिलती नहीं है। बट अभी इसमें चेंज आने वाला है, एक कलोजियम बनने वाला है। उसमें हमारे चीफ जस्टिस, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ऑपोजिशन के लीडर राहुल गांधी जी, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं ना ये भी, ये सब मेंबर्स होंगे, एंड दे विल टेक द डिसीजन कि किनको जज बनाया जाएगा। तो जो काफी अच्छे हाई क्वालिटी हाई ग्रेडेड प्रैक्टिसिंग लॉयर्स होते हैं, उनको जनरली हाई कोर्ट के जज के लिए नॉमिनेट किया जाता है। देयर आफ्टर चिल्ड्रन, यहाँ पे भी कितने मेंबर्स होने चाहिए? कम से कम 2, और इनमें से एक शुड बी अ विमेन। तो इन टोटल 3 लोग यहाँ पे भी होंगे और 3 लोग यहाँ पे भी होंगे। एक प्रेसिडेंट हो गए, इक्विवेलेंट टू द रैंक ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, और 2 और लोग, तो टोटल 3 में से एक विमेन। अब ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, एक एमसीक्यू फंस सकता है एग्जाम में। अगर ये प्रेसिडेंट ही विमेन हो गई, तब भी बच्चों इन दोनों में एक का विमेन होना जरूरी है। समझ में आ गया? क्योंकि ये अलग क्वालिफिकेशन और ये अलग क्वालिफिकेशन है। तो यहां पे अगर हाईकोर्ट जज आपके पापा हैं, वो प्रेसिडेंट हो गए स्टेट कमीशन में, तब भी जो 2 और मेंबर्स हैं उसमें से एक का विमेन होना जरूरी है। अगर आपकी मौसी या मम्मी या बुआ जी, मामी जी, चाची जी अगर हाईकोर्ट जज हैं, तब भी यहाँ पे 2 में से एक का विमेन होना जरूरी है। तो सर वो जो एक आदमी रखेगा, मैं जा रहा हूं, तुम लोग समझ लो अपना। चले आगे। नेशनल फोरम में व्हाट इज द कहानी? अगेन एक प्रेसिडेंट, इसकी औकात क्या होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हो सकते हैं। एंड देयर आफ्टर मिनिमम हाउ मेनी मेंबर्स? 4, जिसमें से 1 हैज टू बी विमेन। समझ में आ गई बात बच्चों? पक्का? तो आपको एग्जाम में एमसीक्यू 1 नंबर का आएगा और पूछा जाएगा, द कॉम्पोजिशन ऑफ नेशनल फोरम इज गिवन इन द फॉलोइंग पैराग्राफ। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? और आपको ये पूरा लिख के दे दिया जाएगा। नहीं सुनाई पड़ा? नहीं सुनाई पड़ा भाई? चलिए मार्किंग कर देते हैं। ये पूरा पैराग्राफ आपको आएगा, ठीक है? और आपसे पूछा जाएगा, विच क्वालिटी ऑफ सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन इज बीइंग रिफ्लेक्टेड है? सर बेईमानी हो रही है सर, पेपर है कॉमर्स का, बिजनेस स्टडीज का, पूछ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन, सब एक ही चीज है, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो आप बोलेंगे विमेन एम्पावरमेंट इज रिफ्लेक्टेड। व्हाट? Women empowerment, which is focusing that one has to be at least a women.
समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? खोपड़े में बात गई। अब ये ना सोचिएगा कि सर मोहल्ले में एक अंकल हैं सर, उनकी सारी हरकतें विमेंस की तरह, साड़ी पहन लेंगे, सिंदूर लगा लेंगे। अरे ऐसा थे, हमारे प्रयागराज में एक डीके पांडा थे, आईएएस ऑफिसर थे, सुलेमसराय एरिया में रहते थे। वो अपने आप को बोलते थे दूसरी राधा, और दिन भर नौटंकी करते थे। बाद में पता लगा कुछ फ्रॉड व्रॉड करके आए थे, इसलिए सब नाटक करने लग गए। ऐसे होते हैं लोग। व्हाट इट, तो ये विमेन एम्पावरमेंट रिफ्लेक्ट हो रही है। चलिए, समझ गए? मार्क कर लीजिए बच्चों झटपट फास्ट। एक्शन दैट कैन बी टेकन, so simply it is mentioned the concerned forum district state or national shall refer to the complaint of the party जिसके खिलाफ एक्शन लेना है। फिर उसको बुलाया जाएगा और पूछा जाएगा कि भाई तुम्हारे खिलाफ ये कंप्लेन आई है कि तुमने गुड्स या सैंपल्स जो दिए हैं या गुड्स जो बेचे हैं वो ठीक नहीं थे। वो कह रहा नहीं ऐसा नहीं है, कोर्ट वुड से कि चलिए हम इसको टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। टेस्टिंग के बाद फिर उनको बुलाया जाएगा और बोला जाएगा कि भाई अब आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। रूल ऑफ फेयर हेयरिंग बोलते हैं कानून में इसको, कि भाई दोनों पार्टी को सुनने का मौका दिया जाए। ये नहीं कि सैंपल गड़बड़ निकल आया तो हम शॉपकीपर को निपटा ही दें। शॉपकीपर कहेगा भाई साहब दही बेची थी मैंने और बोला था बेस्ट विद इन 24 आवर्स, 3 महीने बाद दही खाएंगे तो कैंसर नहीं होएगा, खराब नहीं है। तो बंगाली स्वीट्स में लिखा होता है ना कि बेस्ट यूटिलाइज्ड विद इन 24 आवर्स, और आप 4 महीने बाद खा रहे हैं, 1 हफ्ते बाद खा रहे हैं, खट्टा खट्टा हो गया, नींबू काम कर रही है मिठाई, तो खराब हो ही जाएगी। तो सेलर को भी आपको सुनना पड़ेगा, तभी आप जजमेंट दे सकते हैं। कंसर्न सबमिशन देन शैल पास एन ऑर्डर, जब टेस्टिंग रिपोर्ट लैब रिपोर्ट सब आ गई और उसके बाद फिर सुनाया जाएगा केस। तो अब इतनी छोटी मोटी चीजें तो जनरली जाती नहीं है, बट जब थिंग्स बिकम वेरी क्रूशियल, एक मारुति के केस में पढ़ रहा था, उन्होंने कार बेची, उसका इंजन गड़बड़ था, माइलेज ठीक से देता नहीं था, बहुत टेस्टिंग वगैरह हुई, मारुति वाले इसको मानने को तैयार नहीं थे। 2-4-6 महीने के बाद कस्टमर गया डिस्ट्रिक्ट फोरम में, उसने वहां केस किया, तब फिर ये केस चलता रहा चलता रहा चलता रहा, फाइनली हाई कोर्ट में गया और वहां जाके उसको फिर रिलीफ मिला। फिर वहां कंपनी ने बोला भाई गाड़ी का प्राइस विद 12% पर एनम इंटरेस्ट इस पर्सन को वापस किया जाए। तो उसको गाड़ी थी उसकी ऑल्टो, 1.5-2 लाख की उसने ली थी, 6-7 लाख रुपए वापस मिल गया उसको। रहे होंगे कुछ मेरे गुण उसके अंदर, समझ में आ गई बात? चलिए, क्या क्या रिलीफ मिल सकता है भाई, मार्क करिए बच्चों। गुड्स में जो डिफेक्ट है उनको हटाइए, या सर्विस में अगर कोई डेफिशिएंसी है। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आपको रिप्लेस करना पड़ेगा इसको, और रिप्लेस करके नया देना पड़ेगा। इस मामले में मेरे को एप्पल का आईफोन बहुत अच्छा लगता है। मान लीजिए आपने एप्पल का आईफोन 15 कल खरीद लिया और अगले महीने सितंबर दे आर गोइंग टू लॉन्च आईफोन 16। नवंबर के महीने में आपका आईफोन 15 डैमेज हो गया, जब आप स्टोर में जाएंगे वो आपको नया चमचमाता हुआ आईफोन 16 पकड़ा देंगे, इफ दे डू नॉट हैव एनी आईफोन 15 इन स्टॉक। ये उनकी पॉलिसी है, वो 24 घंटे भी क्लाइंट को डिले नहीं कराते। अगर स्टोर में कुछ भी नहीं है तो दे कैन रिक्वेस्ट कि आप 24 घंटे में आ जाइए, एल स्टोर में जो भी मॉडल होगा वो आपको रिप्लेस करके मिल जाएगा। समझ में आ गया? रिपेयरिंग नहीं होती बच्चों इसकी। क्यों नहीं होती सर? क्योंकि अलग अलग देशों में इनके स्टोर्स हैं, अगर रिपेयरिंग वहीं करानी चालू कर दिए ना तो आदमी वहां रिपेयर करेगा और फिर 3 महीने में अपनी दुकान खोल लेगा, कहेगा आओ आईफोन रिपेयर कराओ। हिंदुस्तान में, चाइना में रिपेयरिंग इसकी होने लग गई है, पहले यूएस वगैरह में तो आज भी नहीं होती है। दे सो कॉल्ड चेंज इट। तो टिम कुक साहब अभी आए थे पिछले साल, मुकेश अंबानी से मिले, पहले इनॉग्रेशन किए, फिर विनायक दर्शन किए, सिद्धि विनायक, फिर कह रहे मेरे को मुन्ना मोबाइल से मिलना है जो 500 रुपए में आईफोन अनलॉक करता है। वॉट इट क्लियर? तो इंडिया चाइना में सारे काम होते हैं, रिपेयरिंग वगैरह सब होती है। खैर, अगर मॉडल भी अवेलेबल नहीं है और एप्पल कह रहा है भाई हमने तो आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग ही बंद कर दी क्योंकि सैमसंग वालों ने स्क्रीन देनी मना कर दी, तब आपको पैसा वापस मिल जाएगा। बट यहां पे आप इंटरेस्ट अगर क्लेम करना चाहते हैं तो आपको फिर कोर्ट कचहरी करना पड़ता है। रीजनेबल कॉम्पनसेशन दिया जाएगा अगर कोई नेग्लिजेंस हुआ है तो। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्यूनिटिव डैमेजेस? यहाँ पे आप अपने कोर्ट की जो फीस लगी है वो मांग सकते हैं, क्योंकि भाई इसी वजह से कोर्ट केस करना पड़ रहा है कि प्रोडक्ट गड़बड़ था। एडवोकेट के जो चार्जेस हैं वो मांग सकते हैं। आपको अगर और कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है तो आप वो भी मांग सकते हैं। तो ये सब चीजें डैमेजेस के अंदर आ जाती है बच्चों। एंड अगर आपका प्रोडक्ट पब्लिक के लिए नुकसानदायक साबित हो रहा है, जज साहब बोलेंगे भैया फैक्ट्री बंद करो, दुकान बंद करो, अब इस तरह का प्रोडक्ट बेचना अलाउड बिल्कुल भी नहीं है।
नॉट टू ऑफर हजार्डस गुड्स फॉर सेल। जैसे न्यू दिल्ली में बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है क्रैकर्स का, तो वहां पे बच्चों दीपावली में वो जो लाइटिंग वाले और बड़े धुएं वाले क्रैकर्स होते हैं वो सब अलाउड नहीं होते हैं। मार्केट में जितना आपका स्टॉक पड़ा है उसको आप तुरंत वापस लें और तुरंत मैन्युफैक्चरिंग इनकी बंद कर दें। और ये बात मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं, जितना अमाउंट जज साहब ने कंज्यूमर को दिलवाया है लेटेस्ट से 25 लाख रुपए, इसका 5% कंज्यूमर वेलफेयर फंड के लिए आपको अपने पास रखना पड़ेगा आपकी कंपनी को। मैनी अ टाइम्स ये गवर्नमेंट कस्टडी में पैसा जाता है भारत सरकार की ट्रेजरी में, या कुछ ऑर्गेनाइजेशंस अगर वो एनजीओ की तरह काम कर रहे हैं तो ये पैसा आपको उस एनजीओ को देना पड़ेगा। अब समझ में आया एनजीओ कैसे फ्री में केस लड़ता है आपका, वो यहां से अपनी जेब मजबूत कर लेते हैं। और अगर कुछ ऐसी एडवर्टाइजमेंट है जैसे वो टाइड में आता है ऐसे शू कपड़े एकदम सफेद हो गए, तो कौड़ी का पाउडर होता है, बर्तन नहीं धुलिएगा उससे ठीक से, तो कंपनी बोलेगी कि भाई सॉरी जज साहब बोलेंगे कि आप मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट को अबैंडन करिए। और जिस भी पार्टी का नुकसान हुआ है अपार्ट फ्रॉम द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट आपको और एडिशनल चार्जेस भी देने पड़ सकते हैं, जिस चीज को यहाँ पे हम प्यूनिटिव डैमेजेस बोल रहे थे, हेयर इट इज कॉल्ड एज एडुकेट कॉस्ट टू द अप्रोप्रिएट पार्टी। समझ में आ गया किस तरह का रिलीफ मिलता है? कोई क्वेरी है रिलीफ पे किसी की भाई? कंज्यूमर की सर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सब कुछ बेचारा सेलर ही कर लेगा? नहीं नहीं बच्चों, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जागते रहो, आंख से नहीं। यू शुड बी अवेयर। मेडिसिन खरीदने आप जाते होंगे बच्चों, पापा मम्मी ने आपको बोला होगा प्लीज चेक द एक्सपायरी डेट, एल्स पीपल कंज्यूमिंग दिस विल हैव रीसेंट एक्सपायरी डेट। समझ में आया? समझ में आया? तो मैंने जब अपना लैपटॉप खरीदा 3 साल पहले लेनोवो i3, तो उसने बताया सर एक जनरेशन 10 है और एक जनरेशन 11 है। मैंने कहा हम तो भैया अपने खानदान की तीसरी नॉन जनरेशन है, ये क्या होता है? कह रहा सर जैसे अपडेट्स वगैरह होते हैं, तो मैंने कहा वो तो इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे आ जाएगा। कह रहा नहीं सर प्रोसेसर का अपडेट होता है। तो i3 में जनरेशन 10 भी आ रहा है और जनरेशन 11 भी आ रहा है। जैसे सर सरल भाषा में समझाइए, आपने गाड़ी खरीदी लेटेस्ट से टोयोटा इनोवा, अब बहुत बढ़िया गाड़ी है टोयोटा की ये, और 5-6 साल टोयोटा ने इसको बेचा। अब मॉडल को डिसकंटिन्यू करके पब्लिक का मन भर गया तो लॉन्च कर दी इन्होंने इनोवा क्रिस्टा। इससे भी लोगों का मन उब गया तो नई लॉन्च कर दी हाई राइडर। तो ये हो गई फर्स्ट जनरेशन इनोवा, ये हो गई सेकंड जनरेशन और ये हो गई थर्ड जनरेशन। तो स्पीड भी बढ़ जाएगी और कुछ यूटिलिटीज और मिल जाएंगी, जैसे स्निपेट टूल। सर स्निपेट टूल क्या होता है? शिफ्ट विंडोज और एस वाली कीज दबाएंगे ना जब आप, तो एक स्निपेट टूल आएगा, वहीं पे सेलेक्ट करके उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्निपेट टूल स्क्रीनशॉट का काम करता है। तो वो आपको जनरेशन 8 i3 प्रोसेसर में नहीं मिलेगा, वो मिलेगा सिर्फ जनरेशन 10 या 11 में। समझ में आ गई बात? माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज 11 i3 प्रोसेसर पे तब चलेगा जब प्रोसेसर जनरेशन 10 या जनरेशन 11 का होगा, उससे नीचे में नहीं चलेगा। तो इनोवा गाड़ी में आप अलग से म्यूजिक सिस्टम नहीं लगवा सकते, क्रिस्टा में लगवा सकते हैं। सर ऐसा क्या है? मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसा कुछ होता नहीं है, किसी भी गाड़ी में कोई भी मॉडिफिकेशन आप करवा सकते हैं। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई। तो जैसे इसका हेडलाइट का डिजाइन फर्क होगा, इसका फर्क होगा, इसका फर्क होगा, तो क्या आप इनोवा का हेडलाइट क्रिस्टा में लगवा लेंगे? नॉट एट ऑल। तो बस वही चीज यहाँ पे भी होती है। तो ये टोल्ड मी कि सर जनरेशन 10 जो है ये 38,000 का है और जनरेशन 11 जो है दिस इज अराउंड 42,000। तो मैंने कहा मेरे को किसी टॉमी और मोती ने तो काटा नहीं है जो मैं 42,000 खर्च करूं, काम तो मेरा इसमें भी हो जाएगा। तो आई वेंट फॉर जनरेशन 10। बट आप बाद में बोलें कि मेरे को शॉपकीपर ने बोला था जनरेशन 11, दे दिया जनरेशन 10, तो वकील साहब बोलेंगे भाई कैसे पता लगा? भाई हमने कंप्यूटर की सेटिंग्स देखी, उसमें जनरेशन 10 था बट बिल जो कटा था वो जनरेशन 11 का। तो भाई ये आप अवेयर थे तो आप केस करके मुआवजा ले पाएंगे। तो आपकी अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गई ये बात? यू शुड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस अबाउट प्राइस, प्रोडक्ट का नेट वेट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, उसको इस्तेमाल करने से रिलेटेड जो रिस्क है वो क्या क्या हो सकते हैं। तो पता लगा फुलझड़ी जला रहे थे दिवाली में, पूरी बुझ गई, आगे से पकड़ ली उसको। तो भैया आपके अंदर अकल होनी चाहिए, इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए। और फुलझड़ी के डिब्बे पे लिखा भी होता है कृपया करके इसको थोड़ा
दूर से चलाए। समझ में आ गया? ऑनेस्ट, द बिजनेसमैन एज वेल एज द बायर शुड बी ऑनेस्ट इन ऑल डीलिंग्स एंड डिस्करेज डिसऑनेस्ट प्रैक्टिसेस लाइक ब्लैक मार्केटिंग, प्रोडक्ट की प्राइस पे स्टिकर लगा के उसका दाम बढ़ा देना। ये सब हरकतें थोड़े टुच्चे टाइप के छोटे दो कौड़ी के शॉपकीपर करते हैं। जो थोड़े रिकग्नाइज बिजनेसमैन हैं वो ये सब हरकतें नहीं करते। ऑलवेज इंसिस्ट ऑन अ कैश मेमो, जिसको आप लेमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? बिल और व्हाट चिल्ड्रन? इनवॉइस। व्हाई? क्योंकि बच्चों जब आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन सॉरी फोरम, स्टेट कमीशन और नेशनल फोरम में जाएंगे, वो कहेंगे एविडेंस तो लाओ कि तुमने सामान खरीदा था। तो एविडेंस कहां से आएगा? देखो हमने फोटो लगाई थी, स्टेटस अपडेट किया था उस दिन का व्हाट्सएप पे। हाँ, स्टेटस से मतलब नहीं, किससे मतलब है? बिल होना चाहिए आपके पास। नहीं समझे बात को? और आजकल तो बिल ऑनलाइन आ जाता है, तो कंपनीज के लिए और खतरा हो गया। पहले बिल ऑफलाइन होता था, कोई ऑनलाइन रिकॉर्ड है नहीं, आपसे बिल खो गया, नमस्कार, अब हम जिम्मेदार नहीं है। बट कुछ लोग डुप्लीकेट बिल भी बनवा लेते हैं बाजार में। समझ में आ गया? मैंने अपना नोकिया N72 ऐसे रिपेयर करवाया था। चलते हैं आगे। फाइलिंग अ कंप्लेंट, कौन कंप्लेंट फाइल करेगा आपको पता है? आप खुद फाइल कर सकते हैं। आपने प्रोडक्ट किसी के लिए खरीदा था, उसने कंज्यूम किया और मर गया, उसके बिहाफ पे आप फाइल कर सकते हैं। आपका एडवोकेट फाइल कर सकता है। कोई कंज्यूमर फोरम सर्विस कमेटी है, वो फाइल कर सकती है। द प्रोडक्ट विच इज बीइंग सोल्ड शुड बी एनवायरमेंट फ्रेंडली। चिप्स खाया आपने? सर यही सब तो खाते हैं हम लोग, तभी दिमाग पनप नहीं पा रहा मैक्सिमम लोगों का। चिप्स के पीछे, पैकेट के पीछे एक वो डिब्बा बना होता है डस्टबिन, और उसका ढक्कन खुला होता है, और एक आदमी उसमें पैकेट फेंक रहा होता है। सर समझ गए? चिप्स खाने के बाद वैसी फोटो खिंचानी है और कंपनी को भेजनी है। अब अगले में हमारी फोटो लगा देना। समझे इस बात को? ऐसा नहीं होता। तो यू शुड अवॉइड वेस्टिंग एंड लिटरिंग दिस, ताकि आप पॉल्यूशन के कंट्रीब्यूटर ना बने, आप पॉल्यूशन के इरेडिकेटर बने। सुनाई पड़ी बातें? फॉर्म कंज्यूमर अवेयरनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये मैंने आपको बोला था कि अपने मोहल्ले में फॉर्म कर लीजिएगा एक, और मोहल्ले वालों को बता दीजिएगा, कुछ अगर हो तो हमारे पास आइएगा, हम आपकी हेल्प करवा देंगे। ये साइन आपको कहां पे नजर आता है बच्चों, बताइए जरा, बताइए बताइए बताइए। अरे नहीं पता? बड़ा आसान है भाई। व्हेन यू बाय ज्वेलरी, वहां पे नजर आता है। एगमार्क, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, व्हाट चिल्ड्रन? एग्रीकल्चर मार्केटिंग, खाने पीने के सामान में ही होता है। एफपीओ, ये जनरली टोमेटो केचप सॉस आती है बच्चों, आंसर, जो चीजें फ्रूट और वेजिटेबल प्रोडक्ट से बनी है उनमें एफपीओ नजर आएगा। और जो इलेक्ट्रिकल गुड्स होते हैं उस पे आईएसआई, वो पाकिस्तान की एजेंसी ना समझ लेना, आईएसआई। ओके। और आजकल काफी चलता है ये आईएसओ 9000, व्हाट, कुछ आईएसओ 9000 है, देन आईएसओ 18000 भी है, आईएसओ 27000 भी है। ये ग्रेडिंग बढ़ती जाती है। आपके मोबाइल पे चार्जर पे आपको शायद सीई नजर आता होगा, मैनी अ टाइम्स आपको ये यूएल भी नजर आएगा। ये इंटरनेशनल मार्क्स हैं जो यूरोपियन कम्युनिटी में या यूरोपियन कंट्रीज में यूज किए जाते हैं। तो हमारे हिंदुस्तान में हॉलमार्क, ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये जनरली एग्रीकल्चरल कमोडिटीज जो बाजार में बिकती हैं, ये उन पे होता है। लिज्जत पापड़ आपने खाया? लिज्जत पापड़ पे आपको ये मार्क नजर आ जाएगा। और ऐसे एक स्वेटर खरीदते हैं तो वूल मार्क होता है, वो स्वेटर पे, कपड़े पे जनरली आपको नजर आता है। समझ गए? तो आपको एग्जाम में ये मार्क बना देंगे और पूछेंगे दिस इज जनरली सीन ऑन विच टाइप ऑफ आइटम्स? प्रेशियस मेटल्स, वेजिटेबल प्रोडक्ट्स, कमोडिटीज, इलेक्ट्रिकल गुड्स। हाँ ये स्विच लग रहा है, ये तार ऐसे आई हुई है, मार्क करो इलेक्ट्रिकल गुड्स। ऐसा झटका लगेगा बिना करंट के नंबर देखने के बाद कि आप सुधर जाएंगे। समझ गए? इस बार सीबीएसई ने पूछा था क्वेश्चन, एक कार थी, उस पे आगे वो होंडा का सिंबल था और पूछा गया क्या रिफ्लेक्ट करता है, तो आंसर था लोगो, दैट रिप्रेजेंट्स अ लोगो, नॉट अ ट्रेडमार्क, नॉट अ ब्रांड नेम, इट्स अ लोगो। पढ़ेंगे मार्केटिंग में आप। मार्क कर लिया सबने? चलिए, सो कौन सा किसके लिए है ये बता दिया गया। एफपीओ इज फॉर आइटम्स प्रोसेस फ्रॉम फ्रूट्स वेजिटेबल्स विनेगर जूस। आईएसआई इलेक्ट्रिकल्स। हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी। सर डायमंड में क्या होता है? डायमंड बच्चों आईबीजे होता है, इंडियन बुलियन एंड ज्वेलरी एसोसिएशन।
IBJA होता है और एक ICJ शायद होता है। IBJA तो आई एम कंफर्म, ये तो बहुत जगह मिलेगा आपको देखने को। देन अर्दन पिक्चर, मटका देखा है, मटके की फोटो उन चीजों पे रहेगी जो बताए जा रहे हैं कि एनवायरमेंट फ्रेंडली है। अगर आप इसको सड़क पे फेंक भी देंगे तो इससे किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। एग मार्क एग्रीकल्चर कमोडिटीज, वुल मार्क की चीजें 100% प्योर वूल से बनी है। और वो एलईडी प्रोडक्ट्स आप खरीदते हैं, एलईडी बल्ब, ट्यूबलाइट, उस पे एक एनर्जी एफिशिएंसी का भी मार्क होता है बच्चों। समझ गए? कोई क्वेरी यहां पे बच्चों? अंडरस्टूड एवरीबॉडी? चलिए मार्क कर लीजिए सब लोग।